हेलो स्टूडेंट्स, dronstudy.com के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10 साइंस थ्योरी सबमिटिव असेसमेंट 2 का एक सैंपल पेपर सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है, इसके साथ साथ आपको वो इंफॉर्मेशन दूंगा जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। ठीक है, जिनको आप फॉलो करके आप जो है कम से कम सिली मिस्टेक करके ज्यादा से ज्यादा मार्क्स को स्कोर करें। और आपको ये भी बताऊंगा कि किस क्वेश्चन को कितना अटेम्प्ट करना चाहिए ताकि आपको जो है अच्छे से अच्छे मार्क्स जो हैं उस क्वेश्चन के लिए आपको मिले। ठीक है, और तो यह है आपका एक सबमिटिव असेसमेंट 2 का एक सैंपल पेपर। ठीक है, इसके लिए आपको टाइम लिमिट जो होती है वो 3 आवर्स होती है और मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं 90 होते हैं। इसके नीचे आप देख सकते हो कि जनरल इंस्ट्रक्शन होती है। जनरल इंस्ट्रक्शन जो होती है आपके एग्जाम पेपर का पैटर्न को बताती है। ठीक है, और साथ के साथ ये भी बताती है कि आपका कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स को कैरी करता है। ठीक है, आपका जो ये एग्जाम पेपर है, जो आपका सैंपल पेपर है, वो 2 पोर्शन में या 2 पार्ट में डिवाइडेड है। सेक्शन ए जो है इसका फर्स्ट सेक्शन है, इसके अंदर 1 to लेकर 24 तक के क्वेश्चन है, और सेक्शन बी में जो आते हैं आपके 25 to 36 है। ठीक है, अब सेक्शन नंबर ए के जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक यानी 1 to 3 जो है 1 मार्क्स कैरी करते हैं। ठीक है, और उसके बाद 4 to लेकर 6 तक आपके 2 मार्क्स कैरी करते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 7 to लेकर 18 तक 7 to लेके 18 तक आपके 3 मार्क्स कैरी करते हैं, और 19 to लेके 24 तक आपके ये क्वेश्चंस जो है 5 मार्क्स कैरी करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 25 के बाद आपका सेक्शन बी स्टार्ट होता है। 25 से लेकर 27 तक आपके क्वेश्चन जो होते हैं 2 मार्क्स के होते हैं, और 28 to लेके एट द एंड 36 तक आपके जो है क्वेश्चन 1 मार्क्स के होते हैं। ये क्वेश्चन जो होते हैं आपके ऑप्शनल होते हैं, और आपको इनमें से कोई सा भी एक एप्रोप्रिएट और सही ऑप्शन जो है सेलेक्ट करके अपने आंसर शीट में लिखना होता है। ठीक है, क्योंकि ये आपका सैंपल पेपर जो है एक थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसके आंसर लिखने के लिए आपको एग्जाम पेपर में एक आंसर शीट मिलती है। ठीक है, तो अपन एक बार उस आंसर शीट को भी रिव्यू कर लेते हैं। ठीक है, जिससे आपको पता लगेगा कि आपको किस तरह की आंसर शीट मिलेगी। ठीक है, तो आंसर शीट कुछ ये है आपकी। ठीक है, इसमें आप जो है इनके आंसर्स को देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से इनके आंसर्स को लिखे हैं। ठीक है, देखो आपके आंसर शीट में जो एक लाइन ड्रॉ है जो है वो ड्रॉ रहेगी, जो कि लेफ्ट हैंड साइड पे होगी। ये आपकी मार्जिन लाइन होती है। इस मार्जिन लाइन के आपको लेफ्ट हैंड तरफ पे आपको आंसर नंबर जो है वो बिल्कुल सही लिखना होता है। ठीक है, सही लिखने से ये होता है कि आपको जो क्वेश्चन जितने मार्क्स कैरी करता है आपको उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको मार्क्स दे दिए जाते हैं। इससे एग्जामिनर को हेल्प होती है। तो स्टूडेंट्स आप सारे ये ध्यान रखें कि आपको जो है जितने भी आंसर लिखे हैं उनके आंसर नंबर बिल्कुल करेक्ट लिखना है। ठीक है, कहीं भी उनमें ओवर राइटिंग नहीं लिखना है कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 को फिर 2 ड्रॉ कर दिया, 2 से 3 कर दिया। ऐसा नहीं करना है, आपको बिल्कुल जो आंसर नंबर है बिल्कुल करेक्ट लिखना है। ठीक है, क्योंकि आंसर नंबर ही आपके जो मार्क्स कितने मार्क्स में कैरी रखता है वो चीज बताता है। ठीक है, और इस मार्जिन लाइन के राइट हैंड साइड पे आपको एक आंसर पोर्शन जो होता है उसमें आपको आंसर लिखना होता है। आप उसके आंसर लिखेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे जितना पोर्शन आपने अटेम्प्ट कर लिया है क्वेश्चन का उसके अकॉर्डिंग मार्क्स लिख दिए हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको नहीं लिखनी होती है अपने आंसर शीट में। ये आपके कन्वीनियंट के लिए मैंने लिख दिए कि आपको पता लगे कि किस क्वेश्चन का कहाँ तक आंसर लिखने पे आपको कितने मार्क्स जो मिल सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और मैंने हर क्वेश्चन को चेंज करने के बाद 2 से लेकर 3 लाइंस का गैप रखा है। ठीक है, ये 2 से 3 लाइंस का गैप मैंने इसलिए रखा है कि हो सकता है जब मेरा जो सैंपल पेपर है या पेपर है एग्जाम पेपर है, जब ये फिनिश हो जाएगा और जब मैं अपनी आंसर शीट को रीचेक करूंगा हो सकता है किसी क्वेश्चन से रिलेटेड मुझे कुछ लाइंस एक्स्ट्रा याद में आ जाए जो कि मेरे आंसर को थोड़ा और इम्प्रेसिव बना सकती है। उनको मैं इन ब्लैंक्स लाइन में ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, तो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, और मैं जितना अच्छा काम करूंगा अपनी आंसर शीट में नीट एंड क्लीन, वो मेरे लिए अच्छा रहेगा। मैं कहीं पे भी ओवर राइटिंग नहीं करूंगा। कहीं पे अगर कोई स्पेलिंग गलत हो जाए तो इस तरह से मैं सिंगल लाइन चला के उसको काट दूंगा, जिससे क्या होगा मेरी आंसर शीट इतनी डर्टी सी नहीं लगेगी, और सही स्पेलिंग को साइड में या फिर जहां पे भी स्पेस अवेलेबल रहेगा वहां पे लिख दूंगा, ताकि एग्जामिनर को अच्छे से स्पेलिंग्स और वर्ड जो है अच्छे से समझ में आ सके और वो सही और बिल्कुल पूरे मार्क्स आपको दे सके। ठीक है, आप देख सकते हैं इनके अलावा मैंने जितने भी आंसर लिखे हैं उनमें 2 से 3 लाइनों का गैप रखा है। ठीक है, इससे आपको क्या होगा, आपका बिल्कुल सही और नीट एंड क्लीन कॉपी रहेगी आपकी। ठीक है, जो आपकी आंसर शीट है। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अपन एक एक
एक क्वेश्चन को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और उसके आंसर को अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए अपन अपने आंसर सेक्शन की तरफ चलते हैं और आंसर नंबर फर्स्ट जो कि 1 मार्क्स कैरी करता है उसके आंसर पे चलते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस को थोड़ा क्रॉप करके यहाँ पे डाल दिया है ताकि आपको क्वेश्चन के साथ आंसर जो है अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो अपन 1 बाय 1 क्वेश्चंस को चलेंगे, देखेंगे और उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है डिस्क्राइब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आपको लाइट का टोटल इंटरनल जो रिफ्लेक्शन है उसको डिस्क्राइब करना है। व्हाट इज द एसेंशियल कंडीशन फॉर इट अकरेंस। इसके होने के लिए क्या एसेंशियल कंडीशन होनी चाहिए उसको आपको बताना है, ठीक है। चलिए अब अपन आंसर नंबर 1 देखते हैं। आंसर नंबर 1 है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में बताना है। व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। जब आपकी एक लाइट की रे जो है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम के अंदर जाती है इन सच अ वे, इस तरीके से दैट इट्स एंगल इज इंसिडेंट एक्सीड दैट क्रिटिकल एंगल। जब इसका इंसिडेंट एंगल जो है क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाए, इट अंडरगोज रिफ्लेक्शन इंस्टेड ऑफ रिफ्लेक्शन। तो वहां पे रिफ्लेक्शन की जगह क्या हो जाता है, रिफ्लेक्शन होता है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स कैरी करता है तो इसके आप जब डेफिनेशन लिख देंगे तो 1.5 हाफ मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अब इसके बाद अपन से पूछा गया था व्हाट इज द एसेंशियल कंडीशन फॉर इट अकरेंस। इसके अकरेंस के लिए कौन सी एसेंशियल कंडीशन होनी चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन है लाइट शुड पासेस फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, कि आपकी जो लाइट रे है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जानी चाहिए, ठीक है। और सेकंड है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल ऑफ पेयर ऑफ मीडियम इन कॉन्टैक्ट, ठीक है। यानी आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो क्रिटिकल एंगल से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। और वो क्रिटिकल एंगल क्या होगा, उन दोनों मीडियम जो डिफरेंट मीडियम है उनके कांटेक्ट में, जो उनकी कांटेक्ट सरफेस है उनके रेस्पेक्ट में उनका जो इंसिडेंट एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से अपने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी डिस्क्राइब कर दिया और एसेंशियल कंडीशंस जो होंगी उसको भी डिस्क्राइब कर दिया। इस तरह से अपन आंसर लिखेंगे तो कंप्लीटली 1 मार्क्स अपन को मिल जाएंगे, ठीक है। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, अपन उसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी 1 मार्क्स कैरी करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डज सिलिकॉन हैव 4 वैलेंसी 4। सिलिकॉन के पास जो है 4 वैलेंसी क्यों होती है, क्लोरीन के पास 1 क्यों होती है, ठीक है। तो फर्स्ट अपन बात करते हैं सिलिकॉन की। सिलिका हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो सिलिका होती है इसके आउटर मोस्ट सेल में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। इट नीड्स 4 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट ऑक्टेट, सो इट्स वैलेंसी इज 4। क्योंकि इसकी जो ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, ठीक है। इसी तरह से अपन क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन हैज द 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में जो होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इट नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, तो इसको अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। सो इट्स वैलेंसी इज 1, इसलिए इसकी वैलेंसी क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है 1 मार्क्स का है। अपन ने दोनों के बारे में बता दिया अच्छे से, तो इसके लिए अपन को जो है 1 मार्क्स मिल जाएंगे, ओके। अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है नेम द ऑर्गेनिक कंपाउंड रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला। देखो ये आपके जो फॉर्मूला है केमिकल, इससे रिप्रेजेंट किए गए। फर्स्ट ये है, सेकंड वाला ये है। आपको इनके ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखने हैं, ठीक है। क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन है तो इनके हाइड्रोकार्बन के आप जानते हैं NH2 हो तो अमीनो आपका प्रीफिक्स लगता है। और देखो यहाँ पे कार्बन के 2 हैं एटम, यानी 2 के लिए अपन एथ यूज करते हैं, ठीक है। तो और इसमें सिंगल बॉन्डिंग है तो एमिनो इथेन इसका फर्स्ट नेम हो गया, ठीक है। अब सेकंड की बात करते हैं, क्योंकि ये कीटोन ग्रुप है, इसमें जो सफिक्स लगेगा आपका वो ऑन लगेगा और 3 कार्बन चेन है, तो इसके लिए जो प्रीफिक्स होगा वो प्रोप होगा, तो इसके लिए अपन नाम लिख सकते हैं प्रोपेनोन, ओके। दैट विल बी आवर आंसर। इस तरह से आप जो है आंसर नंबर 3 करेंगे तो इसके लिए आपको कंप्लीटली 1 मार्क्स मिलेगा। और 2 ऑप्शन है तो हर एक के लिए 1/2 जो मार्क्स जो है ऑक्यूपाई किए गए हैं। अपन ने दोनों ही आंसर करें तो दोनों के लिए अपन को जो है 1 मार्क्स वो मिलेगा, ओके स्टूडेंट्स। अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है 2 मार्क्स कैरी करता है।
इसमें 2 ऑप्शन है और हर एक ऑप्शन के लिए जो है आपको 1 मार्क्स जो है दिए जाएंगे, ठीक है। तो अपन क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं। स्टेट स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी आपको लाइट के रिफ्लेक्शन का जो स्नेल्स लॉ है उसका आपको स्टेट देना है, ठीक है। और सेकंड ऑप्शन है अ ट्रांसपेरेंट मीडियम ए फ्लोट ऑन अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम बी, यानी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम जो है ए वो दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम बी पे क्या फ्लोट कर रहा है, ठीक है। व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स ऑब्लिक्वली फ्रॉम ए इनटू बी, यानी एक जो लाइट रे है वो तिरछी जो है एक मीडियम ए से बी की तरफ ट्रेवल कर रही है। द रिफ्लेक्टेड रे बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्या होता है कि जो रिफ्लेक्टेड रे होती है यानी बी मीडियम में जो लाइट रे इंटर हुई है वो नॉर्मल से दूर की तरफ बेंड हो जाती है। विच ऑफ द टू मीडिया ए एंड बी इफ ऑप्टिकली डेंसर एंड वाई, ठीक है। और आपको ये बताना है कि दोनों मीडियम ए में से कौन सा ज्यादा डेंसर है और क्यों, ठीक है। तो अपन आंसर नंबर 4 का फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ होता है, ये कहता है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट का जो साइन है टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी रिफ्लेक्शन एंगल का जो साइन है इज कांस्टेंट, उनका जो रेशियो है यानी इंसिडेंट एंगल का साइन और रिफ्लेक्शन एंगल का जो साइन का जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट होता है और जो कि उसको जाना जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, जो कि मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो दिस इज द स्नेल्स लॉ, फॉर दिस स्नेल्स लॉ you will score 1 marks, okay. Now come to the second option. A ray will bend away from normal only on entering a rare medium from denser medium. ऐसा तभी होता है जब आपकी जो लाइट रे जो है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में एंटर होती है, तब जाके आपकी लाइट रे जो होती है नॉर्मल से दूर की तरफ बेंड होती है, ठीक है। सो बी इज रेयर, तो बी जो आपका मीडियम है वो रेयर है और A इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, जो आपका A जो मीडियम है वो ऑप्टिकली कैसा है, वो डेंसर मीडियम है, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आपको 2 मार्क्स जो है वो मिल जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 भी जो है आपका 2 मार्क्स कैरी करता है, ठीक है। चलिए अपन क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद अपन जो है इसके आंसर को देखेंगे, ठीक है। अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑब्लिक्वली ऑन अ ग्लास स्लैब, यानी एक जो लाइट रे है वो ग्लास स्लैब पे तिरछी जो है इंसिडेंट होती है। ड्रॉ अ रे डायग्राम शोइंग द पाथ ऑफ द लाइट रे क्लियरली, मार्क एंगल ऑफ इंसिडेंस। आपको क्या करना है, उसका एक डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है, और उसका पाथ को आपको क्लियरली शो करना है। उसके साथ साथ आपको मार्क करना है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इमर्जेंस एंड लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रेज, ठीक है। आपको लेटरल जो रेज का जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है उसको बताना है, शो करना है, ठीक है। उसके बाद गिव अ फॉर्मूला ऑफ फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब, आपको जो है फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है उसको फाइंड करने का जो फॉर्मूला है ग्लास स्लैब के लिए वो आपको लिखना है इन टर्म्स ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपको एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की टर्म्स में आपको ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला जो है वो बताना है, ठीक है। तो चलिए अपन आंसर नंबर 5 के फर्स्ट पोर्शन पे चलते हैं, जिसमें अपन की ग्लास स्लैब है ये, ठीक है, रेक्टेंगल ग्लास स्लैब है। इस पे एक ऑब्लिक्वली एक लाइट रे जो इंसिडेंट हो रही है जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी आई ये है, इसको अपन ने शो कर दिया है। इंसिडेंट रे ये शो कर दी है, इस पे जो डायरेक्शन है वो भी शो कर दी, ठीक है। ये इसका नॉर्मल है, जब ये रिफ्रैक्ट होगी तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये बनेगा, ठीक है। और ये जो लाइट रे होगी रिफ्रैक्टेड रे होगी, ठीक है। और फिर ये नॉर्मल है और जब ये बाहर निकलेगी तो इमर्जेंट रे होगी और जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ इमर्जेंस होगा। और जो इंसिडेंट लाइट रे की डायरेक्शन ये थी, पाथ ये था, और जो इमर्जेंट रे की जो पाथ है वो ये है। तो इन दोनों के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। इस तरह से अपन जो है इसका पूरा डायग्राम जो है अपन वो बना सकते हैं, ठीक है। अच्छे से बनाएंगे और सारे डायग्राम्स आपको जो है सारे पेंसिल से ड्रॉ करने हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, अगर बाय चांस इस डायग्राम में कुछ बनाते हो मिस्टेक आ सकती है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं इरेजर से रफ करके, ठीक है।
इन केस अगर आप पेन से बनाते हैं और कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप उसको ओवरराइटिंग करेंगे, काटेंगे, तो आपकी जो आंसर शीट है वो गंदी सी हो जाएगी, ठीक है, जो कि इंप्रेसिव नहीं होगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनर के लिए, ठीक है। तो आप हमेशा यूज करें डायग्राम बनाने के लिए पेंसिल, ठीक है। अब अपन से पूछा था, अपन को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना था ग्लास स्लैब के लिए, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ इंसिडेंट एंगल और इन टर्म्स ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल, ठीक है। तो म्यू ए जी यानी एयर टू ग्लास आपकी लाइट रे जा रही, तो साइन आई अपॉन साइन आर, ये अपना स्नेल्स लॉ है जो कि अपन प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो इनका जो रेशियो होगा वो कि कांस्टेंट होगा, जो कि किसको रिप्रेजेंट करेगा, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, यानी जो कि आपका ग्लास स्लैब है। आई यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट, आर जो है आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, म्यू ए जी है जो है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर। ओके, इस तरह से आपको जो है क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर के लिए आपको कंप्लीटली 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है अपना, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ द आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड डेरिवेशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन के कंसेप्ट के डेरिवेशन में आर्टिफिशियल सिलेक्शन का जो इंपॉर्टेंस है इसको आपको डिस्कस करना है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इसके लिए आपको 2 मार्क्स असाइन किए गए हैं, ठीक है। तो आप इसका आंसर करेंगे तो इसके लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। तो अपन आंसर करते हैं, आंसर नंबर 6, द इंपॉर्टेंस ऑफ द आर्टिफिशियल सिलेक्शन इन द डेरिवेशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन आर एज फॉलोज, ठीक है। देखो यहाँ पे नॉर्मल नेचुरल लिखना था मुझे, लेकिन नॉर्मल गलती से लिख दिया, तो मैंने उसको सिंगल लाइन से कट कर दिया, ठीक है, और ज्यादा इस पे ओवर राइटिंग नहीं की, मतलब ज्यादा काटापीटी नहीं की। इसकी वजह से मेरी जो आंसर शीट है देखो नीट एंड क्लीन सी लग रही है, और मेरी आंसर शीट भी जो है इतना डर्टी सा नहीं लग रहा है ना। तो आपको इतना ज्यादा उस पे काटापीटी नहीं करनी है, ठीक है। चलिए अपन आंसर की तरफ चलते हैं। डार्विन ऑब्टेन्ड एविडेंस फॉर आर्टिफिशियल सिलेक्शन फ्रॉम हिज ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट विद प्लांट्स एंड डोमेस्टिक एनिमल, यानी जो डार्विन थे उन्होंने कुछ सबूत जो है वो प्राप्त किए थे, किसके लिए, फॉर आर्टिफिशियल सिलेक्शन के लिए, और कहां से करे थे, फॉर हिज ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट, उसके ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। और ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट किसमें कराया था उसने, प्लांट्स में और डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स के बीच में, ठीक है। और द ब्रीडर सेलेक्ट एंड परपेचुएट दोज वेरिएंट टाइप which interest them or seems to be useful to them, ठीक है। Natural selection also controls speciation similar to the artificial selection, तो natural selection भी जो है कंट्रोल करता है speciation similar to the artificial selection, ठीक है। So these are the some discussion regarding the importance of the artificial selection in the derivation of concept of natural selection, ठीक है। जब आप इस तरह से इसका आंसर करते हैं तो इसके लिए आपको जो है 2 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 जो होता है आपका 3 मार्क्स ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। और इसमें जो है 3 ऑप्शन है, ठीक है। तीनों के अगर आप आंसर देते हैं तो हर एक के लिए आपको 1 मार्क्स मिलता है, और इस तरह से कंप्लीटली क्वेश्चन नंबर 7 के लिए 3 मार्क्स रहेगा। क्वेश्चन बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7, लिस्ट 2 फंक्शन ऑफ ईच वन, आपको हर एक का क्या 2 फंक्शंस लिखने हैं, ठीक है। फॉलोइंग पार्ट ऑफ द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो पार्ट है उनमें से हर एक के आपको 2 फंक्शन लिखने हैं। फर्स्ट ऑप्शन अपन लिखते हैं टेस्टिस, ठीक है। टेस्टिस क्या होता है, द फंक्शन ऑफ टेस्टिस आर टू प्रोड्यूस स्पर्म, स्पर्म को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। सेकेंड फंक्शन है प्रोड्यूस मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। ये जो आपका टेस्टोस्टेरोन है हार्मोन, जो मेल सेक्स है हार्मोन, इसको प्रोड्यूस करता है, ठीक है। 2 चीज प्रोड्यूस करता है, एक तो स्पर्म करता है और एक मेल सेक्स हार्मोन जो होता है टेस्टोस्टेरोन, उसको प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इस तरह से अब बात करते हैं अपन सेकंड ओवेरीज, ओवेरीज का फंक्शन क्या है, प्रोड्यूस फीमेल एग, यानी फीमेल एग को प्रोड्यूस करता है। और दूसरा फंक्शन है टू सीक्रेट फीमेल सेक्स ऑर्गन एस्ट्रोगन एंड प्रोगेस्टेरोन, ठीक है। तो ये जो फीमेल सेक्स ऑर्गन से एस्ट्रोगन एंड प्रोगेस्टेरोन जो होता है इसको भी सीक्रेट करता है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है आपका फिलोपियन ट्यूब्स, फिलोपियन ट्यूब्स का जो है फंक्शन वो पहला है कैरी एग फ्रॉम ओवेरीज टू यूट्रस, यानी आपके जो ओवेरीज से जो एग आता है फीमेल एग, उनको वो ओवेरी से यूट्रस में लेके आता है, ठीक है। अलाउ द स्पर्म टू ट्रेवल टू मीट द एग, और स्पर्म को अलाउ करता है ताकि वो फीमेल एग से मीट कर सके, ठीक है। तो
ये दो फंक्शन है आपके फिलोपियन ट्यूब्स के होते हैं, ठीक है। इस तरह से आपके आंसर करने से आपको आंसर नंबर 7 के लिए कंप्लीटली 3 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ वुड यू फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट वेरी डाउन द ग्रुप इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आप जो है एलिमेंट की प्रॉपर्टी को किस तरह से कैसे बताएंगे जब आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की ग्रुप में नीचे की तरफ जाएंगे, ठीक है। गिवन रीजन टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आपको टेंडेंसी और लूज इलेक्ट्रॉन बताना है कि जब आप ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएंगे तब एलिमेंट में वो प्रॉपर्टी किस तरह से वेरी करेगी, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन गोज ऑन इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप बिकॉज एटॉमिक साइज गोज ऑन इंक्रीजिंग, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस, ठीक है। तो जो आपकी जो टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है वो जैसे आप ग्रुप में नीचे जाते हैं तो वो इंक्रीज होती है। क्यों होती है? क्योंकि जैसे आप ग्रुप में आप नीचे जाते हो तो एटॉमिक साइज जो होता है वो बढ़ता चला जाता है और साथ के साथ न्यूक्लियर चार्जेस जो होता है वो घटता चला जाता है। तो टेंडेंसी ऑफ लूज इलेक्ट्रॉन जैसे ग्रुप में आप नीचे जाएंगे तो क्या होगी? इंक्रीज होती चली जाएगी, ठीक है। सेकेंड है टेंडेंसी एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज बताना है, एटॉमिक साइज गोज ऑन इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप बिकॉज नंबर ऑफ शेल गोज इंक्रीजिंग। आपको यहाँ बताया गया है कि जो आपका एटॉमिक साइज होता है जैसे आप ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हैं वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। क्यों? क्योंकि उनके नंबर ऑफ सेल जो होते हैं वो बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है। सी ऑप्शन है आपका वैलेंस रिमेन सेम एज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर सेम। अच्छा, यहाँ पे आपका सी ऑप्शन जो है वो ये आपसे वैलेंसी पूछी गई है। तो वैलेंसी जो होती है ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर सेम रहती है क्योंकि इनके आउटर जो मोस्ट सेल होते हैं उनमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं? सेम होते हैं, ठीक है। इसके 3 ऑप्शन है, अपन तीनों के आंसर कर चुके हैं और तीनों के लिए 1 मार्क्स असाइन किए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आपको 3 मार्क्स जो है वो मिल जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में जो है आपके 2 ऑप्शन है और दोनों ऑप्शन जो है 3 मार्क्स कैरी करते हैं, ठीक है। तो अपन फर्स्ट ऑप्शन को पढ़ेंगे फिर उसका आंसर देखेंगे, इसी तरह अपन सेकंड ऑप्शन को पढ़ेंगे और उसका आंसर करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ अ डिस्पोजेबल पेपर कप ओवर प्लास्टिक कप, ठीक है। यानी आपको पेपर कप से अच्छा डिस्पोजेबल कप अगर आप यूज करेंगे तो उससे क्या एडवांटेजेस हैं, ठीक है। तो अपन इसका आंसर देखते हैं। तो डिस्पोजेबल पेपर कप, जो आपका डिस्पोजेबल पेपर कप होता है वो क्या होता है? आर बायोडिग्रेडेबल होता है, ठीक है। यानी पूरी तरह से आप इसको नष्ट कर सकते हैं, ठीक है, और आपके एनवायरनमेंट को इतना खराब भी नहीं करता है डिस्पोजेबल पेपर कप। वेयर एज जबकि प्लास्टिक पेपर कप जो होते हैं आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, जो कि क्या होते हैं वो पूरी तरह से नष्ट नहीं किए जा सकते, ठीक है। जो प्लास्टिक कप्स होते हैं वो पूरी तरह से नष्ट नहीं किए जा सकते, उनको खत्म नहीं किया जा सकता, जो कि आपके एनवायरनमेंट को इफेक्ट पहुंचाते हैं। इसीलिए जो है आपका प्लास्टिक कप से ज्यादा अच्छा आप है जो है डिस्पोजेबल पेपर कप को आप यूज करें, ओके। अब नेक्स्ट ऑप्शन जो है व्हाई इज रीयूज ऑफ मटेरियल, ठीक है, बेटर देन रिसाइकलिंग इन सेविंग अवर एनवायरनमेंट। हमारे एनवायरनमेंट की सेविंग में किसी मटेरियल को रिसाइकलिंग करने से अच्छा उसको दोबारा यूज करना क्यों ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो अपन इसका आंसर देखते हैं। रीयूज ऑफ मटेरियल इज बेटर देन रिसाइकलिंग इन सेविंग अवर एनवायरनमेंट, ओके, बिकॉज क्योंकि reuse of material does not use any energy whereas recycling use some energy, ठीक है। देखो reuse क्या होता है? किसी भी थिंग को आप एक बार यूज कर लिया जाए, ठीक है, दूसरी बार यूज कर सकते हो, ठीक है, फिर उसको अगेन एंड अगेन आप उसको यूज कर सकते हो। जबकि रिसाइकलिंग में क्या होता है? आप वेस्टेज को फेंक देते हो तब जाके उस वेस्टेज को जो है उसको वापस से नया बनाया जाता है, कुछ एनर्जी की यूजेस होता है, ठीक है। इस तरह से रिसाइकलिंग होती है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि रीयूज मटेरियल में कोई एनर्जी यूज नहीं होती रीयूज करने के लिए, ठीक है। जबकि रिसाइकलिंग में जो होता है किसी भी थिंग को अगर आप रिसाइकिल करोगे तो उसमें एनर्जी लगेगी, है ना। इन रीयूज थिंग्स आर यूज अगेन एंड अगेन। यहाँ पे रीयूज में क्या होता है? आपकी जो कोई भी ऑब्जेक्ट होता है या थिंग्स होती है वो बार बार यूज की जाती है इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग अवे। जबकि रिसाइकलिंग में क्या होता है? कोई भी जो वेस्टेज होते हैं जो फेंक दिए जाते हैं उनको रिसाइकिल करा जाता है, उनको दोबारा बनाया जाता है ताकि उसको यूज किया जा सके। सच एज यूज्ड एनवेलप कैन बी
रिवर्स्ड एंड यूज अगेन। अब जो होता है कोई भी जो आपको पहले जो एनवेलप आप यूज कर चुके हो उसको आप दोबारा यूज कर सकते हो, उसको वापस से यूज में लेके, ठीक है। इस तरह से आप जो है रिसाइकलिंग से अच्छा आप क्या करें, किसी भी ऑब्जेक्ट को उसको रीयूज करें, ठीक है, ताकि आपके एनवायरनमेंट पे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा और आपका एनवायरनमेंट जो होगा वो सेफ रहेगा, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 9 के लिए जो है कंप्लीटली 3 मार्क्स जो है वो मिल जाएंगे। आई होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 9 जो है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 भी जो है आपका 3 मार्क्स कैरी करता है, ठीक है। और पहले अपन क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर उसका अपन आंसर देखेंगे। ओके, तो क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ जुडिशियस यूज ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम, ठीक है। यानी कोल और पेट्रोलियम का जो है सही तरीके से यूज करने की आवश्यकता क्या है, ठीक है। तो आंसर है आपका नेसेसिटी ऑफ जुडिशियस यूज ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम, ठीक है। द फॉसिल फ्यूल्स कोल पेट्रोलियम गेट एग्जॉस्टेड, ठीक है, एंड देयर कंबंशन पॉल्यूट्स आवर एनवायरनमेंट, ठीक है। यानी जो आपके फॉसिल फ्यूल्स होते हैं कोल और पेट्रोलियम, जब ये जलते हैं तो बहुत ज्यादा अमाउंट में जो एनर्जी निकलती है, हीट निकलती है, ठीक है, एग्जॉस्ट हो जाते हैं। और जब उनका कंबंशन होता है तो हमारा जो एनवायरनमेंट होता है वो पॉल्यूटेड हो जाता है, ठीक है। सो अ जुडिशियस यूज ऑफ दीज रिसोर्सेज इज नेसेसरी। यानी तो इस तरह से इस तरीके के जो आपके फ्यूल हैं उनको सही तरीके से यूज करना की बहुत जरूरत है, उनकी आवश्यकता है, ठीक है। व्हेन कंबंशन टेक प्लेस, जब कंबंशन होता है, ऑक्साइड ऑफ कार्बन, कार्बन के ऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर आर फॉर्म्ड, ठीक है। तो हाइड्रोजन, ठीक है, तो क्या होता है आपका कार्बन के, हाइड्रोजन के, नाइट्रोजन के और सल्फर के ऑक्साइड जो होते हैं वो बनते हैं, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज फॉर्म्ड इंस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इफ देयर इज इनसफिशिएंट एयर, अगर कहीं पे मतलब सफिशिएंट एयर प्रेजेंट नहीं है तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड की जगह क्या बनती है आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, ठीक है। तो ऑक्साइड ऑफ सल्फर, नाइट्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड आर द पॉइजनस एट हाई कॉन्सेंट्रेशंस। हाई कॉन्सेंट्रेशन पे आपके सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड जो होते हैं हाई कॉन्सेंट्रेशन पे बहुत जहरीले होते हैं, ठीक है, जिससे आपकी हेल्थ जो है वो खराब हो सकती है। और इसका अपन आगे पढ़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इज अ ग्रीन हाउस गैस विच लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। यानी जब आपके ऐसे फॉसिल फ्यूल्स कोल और पेट्रोलियम जब आपके कंबस्ट होंगे या जलेंगे, बर्न होंगे, तब आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होगी वो प्रोड्यूस होगी, जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा आपका ग्लोबल वार्मिंग होगा, ठीक है। तो इसीलिए आवश्यकता है या इसीलिए जरूरत है कि आपके कोल और पेट्रोलियम जो आपके फॉसिल फ्यूल्स हैं उनको सही तरीके से उनका यूज हो, ठीक है। आई होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 10 जो है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की।